कि आप जिसके सामने फेस करने वाले हैं वो भी लोकसभा जी प्रधान ही लड़ते तो समझ में आता और ग्राम पंचायत सदस्य लड़ते तो समझ में आता, कुछ हद तक शायद आप एमएलए का भी चुनाव लड़ते तो समझ में आता, लेकिन आप बहुत बड़ा चैलेंज करने जा रहे हैं, वो भी ऐसी सीट पे। डर नहीं लगता ये कि आप एडवोकेट है पेशे से, और फिर क्यों लगा कि वकालत करते करते फिर राजनीति में उतर के एक राजनेता के रूप में काम करना चाहिए? जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। हम मौजूद हैं मैनपुरी और सैफई और एटावा का नाम लेते हैं तो एक नाम आता है, ये सपा का गढ़ है और मुलायम सिंह यादव जी का ये गढ़ है। जहाँ मैनपुरी में हम खड़े हैं, ये संसदीय क्षेत्र जो है डिम्पल यादव जी का है। डिम्पल यादव जी को जनता ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया कि यहाँ की सांसद बनी और उन्हीं के क्षेत्र में अब लोग जो है नए नए युवा उतर रहे हैं उनको टक्कर देने के लिए। आज जिस विषय में लोकसभा आगामी चुनाव है, लोकसभा चुनाव में बहुत सारे लोग आएंगे और वादे करेंगे, कोई झूठे करेगा तो कोई सच्चा करेगा, कोई जुमलेबाजी करेगा, तो तमाम चीज़ें जो है चुनाव में ही दिखती हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो युवा लोकसभा के प्रत्याशी हैं, ये शायद चुनाव लड़े, अगर टिक पाएँ, अगर इनका हौसला बरकरार रहा तो शायद चुनाव लड़े, लेकिन अभी से इन्होंने मन बनाया है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनावी मैदान में, और वो भी ये चुनौती है इनके सामने कि जो एक मैनपुरी डिम्पल यादव के सामने आप खड़े हैं। पहले तो अपना परिचय बताइए आप दर्शकों जी को। मैं एडवोकेट निर्दोष कुमार गौतम, भीम आर्मी जिला प्रभारी मैनपुरी, और मेरा एड्रेस है ग्राम आठपुरा, पोस्ट अलुपुरा, तहसील कुरावली, जिला मैनपुरी का निवासी हूँ। लोकसभा लोकसभा चुनाव में मुझे जनता का लोकसभा कौन सा है? लोकसभा मैनपुरी कितनी लोकसभा है आपके यहाँ? एक ही लोकसभा। अच्छा निर्दोष जी, ये बताइए कि आप एडवोकेट है पेशे से, और फिर क्यों लगा कि वकालत करते करते फिर राजनीति में उतर के एक राजनेता के रूप में काम करना चाहिए? देखो, ऐसा समाज में उत्पीड़न, और हमारे समाज में उत्पीड़न लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है। मैं न्याय की भी लड़ाई लड़ता हूँ, बराबर प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, और समाज के बीच में जाकर भी मैं मदद कर रहा हूँ, लेकिन उनको न्याय सही से नहीं मिल पा रहा है। तो जनता का जो जनाधार है वो कह रहा है, जनता जनाधार हमसे कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। वो कहते हैं न्याय दिलाने के लिए न्यायालय से बढ़िया और कौन रास्ता हो सकता है? आप में काबिलियत होनी चाहिए। जी ऐसा वो ठीक है, न्याय के लिए न्यायालय ही बढ़िया है और न्यायालय से मदद मिलती है, लेकिन विकास के लिए जनता को विकास नहीं मिल पा रहा है। विकास का रास्ता तो सिर्फ एक सांसद ही, एक प्रतिनिधि ही दे सकता है। आपको क्या लगता है हर क्षेत्र में आप ही अपना किस्मत आजमाएंगे और जनता का उद्धार करेंगे, बाकियों के लिए भी छोड़ दीजिए? जी सभी लोग अभी तक मौका लेते ही चले आए। मैं तो अभी पहली बार आजमा रहा हूँ किस्मत को, सभी को मैंने दिया, सब हमारे आदर्श रहे, सबको मैंने मौका दिया। अब तक हम उन्हीं को चुनाव जिताते रहे। अब बताइए हमने क्या किया? हमने उनको मौका दिया और काम कीजिए, उनसे सवाल किए, अब उन्होंने नहीं जवाब दे पाया, कह रहे आप लड़ लो। तो मैंने कहा ठीक है, लड़ लेता हूँ। वकील साहब, आपको क्या लगता है कि इतनी सी उम्र में आप हर क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जनता का उद्धार करने के लिए उतर चुके हैं? जी तो देखो, ये हमारी भाभी जी डिम्पल यादव जी हैं, जो सांसद है, माननीय सांसद डिम्पल यादव जी। जब इन्होंने भाग गंजवाया, माननीय तेज प्रताप जी आए, भाई तेज प्रताप जी, उन्होंने भी इस किस्मत अंजवाई 24 साल की उम्र में यहाँ पर। तो बताइए, मैं उनके जब उन्होंने किस्मत अंजवाई, वही वो भी है और हम भी हैं। बताइए आप अपनी किस्मत के लिए उतर रहे हैं या फिर जनता की किस्मत बदलने के लिए? जनता की किस्मत बदलने के लिए उतर रहा हूँ। आपकी किस्मत ज़्यादा दिख रही है इसमें? नहीं, क्योंकि हर कोई नेता बनना चाहता है, एक जगह संतुष्टि नहीं मिली। नहीं, एक जगह नहीं, मैं राजनीतिक में ऐसा है, मैं संतुष्टि, मुझे जनता को संतुष्टि होगी तभी हमें संतुष्टि होगी। अच्छा चलिए, एक बात बताइए कि आप जिसके सामने फेस करने वाले हैं वो भी लोकसभा प्रधान ही लड़ते तो समझ में आता और ग्राम पंचायत सदस्य लड़ते तो समझ में आता, कुछ हद तक शायद आप एमएलए का भी चुनाव लड़ते तो समझ में आता, लेकिन आप बहुत बड़ा चैलेंज करने जा रहे हैं, वो भी ऐसी सीट पे। डर नहीं लग रहा है? जी डर नहीं है, जनता का जनाधार है, हमारे बुजुर्ग भाइयों, नौजवान, माताएं, बहनों का हम पर आशीर्वाद है, हमें किस बात का डर है? क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जिससे देखो 2 नंबर का मेरे पास कोई पैसा नहीं है। माननीय बाबा साहब ने जो संविधान दिया, मौलिक अधिकार दिया है कि अपनी समाज की
मदद कीजिए और समाज के बीच में जाइए और विकास कार्य करिए। तो इसलिए मैं जनता के जनादर से उतर रहा हूँ। जनता का प्यार है, आशीर्वाद है और कोई छोटा नहीं, इलेक्शन में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता है। आप देख लीजिए जो झोपड़पट्टी में से उठाकर आज एमएलए बने, एमपी बने और देख लीजिए पार्लियामेंट में गए और जनता की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग ईमानदारी से करते हैं काम, कुछ लोग अपने पेट भरने के लिए काम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा करना ही नहीं है। मुझे जनता के बीच में जो गलियां, सड़कें, पानी आदि जितनी भी दिक्कतें हैं, राशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो भी है, उनको सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का गली गली काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव लड़ने के लिए 2 चीज़ें खास क्या ज़रूरी होती है एक प्रत्याशी के लिए? चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के लिए एक नॉलेज जरूरत होती है। पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, अनपढ़ नेता नहीं चुनना चाहिए, पढ़ा लिखा योग्य होना चाहिए और जिसके बीच में महापुरुषों की दया हो और हमारे बुजुर्गों का सम्मान और आशीर्वाद हो, जनादर होना चाहिए। अच्छा, पढ़े लिखे की आप बात कर रहे हैं, जो केंद्र में शासन कर रहा है, केंद्र में बैठ के सत्ता में है, वो अनपढ़ है और कोई मठ का निकला हुआ वो प्रदेश चला रहा है, कोई देश चला रहा है, और आप कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई और नॉलेज होना ज़रूरी है। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही। अच्छा, देखो ऐसा है, जो मठाधीश निकल के आए, अब बताइए अगर उनको मठ में ही रहना था, उनको मठ में ही रह के वो करनी थी राजनीति, तो उनके लिए वो जनता थी और चल रहे थे, लेकिन उन्हें राजनीति का स्वाद लेना था, इसलिए राजनीति का। लोग कहते हैं कि जो देश चला रहा है, पूरा भारत केंद्र में बैठ के जो सत्ता में है, वो भी अनपढ़ है और जो मठ से निकल रहा है वो भी अनपढ़ है, फिर भी वो चला रहे हैं, सरकारें चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, और आप कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। था कि पढ़े लिखे जो अनपढ़ लोग बैठे हैं वो सरकार चला रहे हैं। अगर वे अनपढ़ लोग, हमारे जनता ने गलत नेता चुन लिया है प्रतिनिधि, इसीलिए शोषण अत्याचार हो रहे, उसी का हमें खामियाजा आज भी झेलना पड़ रहा है। इसी वजह से हम नौजवान युवाओं को चुनाव में आने की ज़रूरत है, अपने समाज की मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसीलिए जनता ने हमें चुना है। अच्छा, एक बात बताइए कि झूठ बोलने आता है? झूठ नहीं बोलते हम, जो भी कहते हैं सत्य कहते हैं, सही काम करते जनता के बीच में, इसीलिए मैं भरोसा जीत कर तब जनता ने हमें यहाँ तक पहुँचा। लच्छेदार भाषण आता है कि नहीं? बातों में जनता को खूब गुमराह करना? नहीं, गुमराह करने का कोई मतलब नहीं है, हम स्पष्ट कहते हैं जनता के बीच में, जो कोई स्पष्ट जनता को समझ में आए। जो काम होने को होता है कि 15 बनाम 25 की जो 15 बनाम 85 की जो सरकार चल रही, मानवर साहब ने कहा था, आज आपने कहा है तो मैं बताना चाहूँगा, मानवर साहब कहते थे हमारे कि हम 85% हैं और 15% लोग राज्य कर रहे हैं। वो सवाल यही है कि हमें लड़ाई वही लड़नी है, हमें हक चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अधिकार मांग रहे हैं। हमें 85% हम अपना आरक्षण चाहिए और 85% हमें भागीदारी ज़्यादा चाहिए। चलिए, अभी एक बात बताइए, आपकी जनता आप पे विश्वास कैसे करे और क्यों करे, ये भरोसा कैसे दिलाएंगे आप? देखो, हमने जनता के बीच काम किया, तभी तो जनता मुझे यहाँ तक लेके आई है, वरना हमारी कहाँ औकात थी हम सांसदीय का चुनाव लड़ सकें। हम ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा, उसमें हम विजयी हुए। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो है जिस जनता को लेके दावे कर रहे हैं या जल्दबाजी कर रहे हैं, वही जनता कल को मुकर जाएगी। वोट का जब टाइम आता है, वोट से एक दिन पहले या उसी रात बिक जाती है, तो क्या करेंगे आप? देखो, हमें पूर्ण विश्वास है अपने जनता पे, हमारे माताएं बहनों भाइयों पे भरोसा है कि कोई नहीं बिकेगा। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और उनकी ही दया दृष्टि से मैं यहाँ पर हूँ। वो आज हमें समर्थन कर रहे हैं और समर्थन की वजह से मैं डटा हूँ मैदान में। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आप जिसके सामने ये चुनाव फेस करने वाले हैं, उधर से भी जाएंगे और जनता से भी जाएंगे, और आपका जो एक कोर्ट में आपका एक जो पेशा है, वो वकालत करते, उधर से भी जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता विश्वास है? मुझे पूर्ण आत्मविश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं कहीं से भी नहीं जाऊंगा, ना कोर्ट से जाऊंगा, ना इस राजनीति से जाऊंगा, क्योंकि हम जनता का सेवा करेंगे और जनता के सारी योजनाओं पे काम करेंगे, और जो भी मदद है वो मैं जनता के बीच करूंगा। जो पहले करता आया हूं, वैसे ही कार्यकर्ता बन के काम करना है। मुझे तो केवल एक चुनाव में उतरना, एक जनता ने उतार दिया, हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए हम आ गए कि जनता की हम तब भी सेवा करते, आज भी करेंगे। चलिए, बाकी क्या क्या आपके वादे हैं, झूठे नहीं सच्चे वादे, आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जनता को मैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सड़कें, पानी और बिजली का बिल माफ़ कराने का काम करेंगे। जीत कर आऊँगा तो अपने ज़िले के अंदर, ज़िले में सारी फैसिलिटी देंगे,
इक्वल फैसिलिटी देंगे, जैसे कि ग्रीन सिटी की तरह हम अपने ज़िले को बनाएंगे। ये मेरा लक्ष्य है और इसको पूर्ण करने के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रहे हमारे साथ निर्दोष जी, जो शक्ल से निर्दोष लगते हैं और लेकिन एक बहुत बड़ी ये पारी खेलने वाले हैं, अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं 2024 में। और देखिए क्या होता है, क्योंकि समय है, परिवर्तित होता रहता है, इनका भी क्या मन रहता है जब तक चुनाव आता है। अभी के लिए तो बहुत इनके मन में आत्मविश्वास है, उत्साह है, जनता के लिए काम करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जनता के बीच, और इनका ये भी दावा है कि जनता ने इन्हें चुना है और चाहते हैं कि जनता के लिए काम करें। वकालत से न्याय दिलाना अलग बात है, लेकिन सत्ता में रह के मजबूत तरीके से जनता की सेवा करना वो अलग बात होती है। चलिए आगे देखते हैं कि 2024 में किस तरीके का क्या रहता है, ये भी आपको अपडेट कराते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। शुक्रिया।